कहते हैं प्रतिभा किसी प्रचार की मोहताज नहीं होती। आपके अच्छे कर्मों की खुशबू अपने आप ही समाज में आपका ओहदा बढ़ा देती है। हम बात कर रहे हैं ऐसे ही खास शख्सियत की जिनका नाम है डॉक्टर रौनक जमाल साहब। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मशहूर उर्दू और हिंदी भाषाओं के साहित्यकार डॉक्टर रौनक जमाल साहब को उनकी लघु कथा 40 आदमी के लिए विशेष रूप से सम्मानित किया जा रहा है और यह सम्मान समारोह संस्कृति विभाग छत्तीसगढ़ शासन और श्री चतुर्भुज मेमोरियल फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में मंगलवार को भिलाई में आयोजित किया जा रहा है। साहित्य के खास सफर पर मशहूर साहित्यकार डॉक्टर रौनक जमाल साहब ने स्वदेश 24 स्वयं संवाददाता दीपमाला सिन्हा से खास बातचीत करी, अपने अनुभव शेयर किए और साहित्य की बारीकों को भी समझाया। आज हमारे साथ मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद हैं डॉक्टर रौनक जमाल जी, जो हिंदी और उर्दू साहित्य में काफ़ी विख्यात हैं, काफ़ी विश्व प्रसिद्ध है। इन्होंने कई रचनाएं की हैं हिंदी और उर्दू साहित्य क्षेत्र में। अभी वर्तमान में इन्हें 10 दिसंबर को छत्तीसगढ़ शासन एवं श्री चतुर्भुज मेमोरियल सम्मान मिलने जा रहा है। आज वो हमारे साथ मौजूद हैं, बताएंगे कि वो जो उर्दू साहित्य है उसके क्षेत्र में कितने वर्षों से जुड़े हैं और उन अपने साहित्य के बारे में भी हमें जानकारी देंगे। रौनक जमाल जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। और सबसे पहले आपके बताता चलूं कि साहित्य की सेवा करते हुए मुझे 51 साल बीत गए। 51 सालों से मैं लगातार लिख और छप रहा हूँ। मेरी 26 पुस्तकें जो अलग अलग विधाओं की संग्रह है प्रकाशित हो चुके हैं। लघु कथा, अफसानचा, ड्रामा, बाल साहित्य, नावल, कहानियाँ, व्यंग, शायरी। और मेरे घर का माहौल जो था बचपन से ही साहित्यिक माहौल था। मेरे पिताश्री, मेरे दादाजी, उनके भाई वगैरह अच्छे कवि गुजरे हैं ये लोग। तो वो जो एक घर में माहौल था, और उस ज़माने में जब हम छोटे थे तो बाकायदा बाल पत्रिकाएं घर में आती थी, हमारे हाथ में दी जाती थी और हमसे पढ़वाया जाता था। उससे एक फ़ायदा ये हुआ कि उर्दू का जो शब्द है उनका कोश बढ़ा, तलफ़ुज़ जो है हमारा प्रोनाउंसिएशंस वो दुरुस्त हुआ। और धीरे धीरे पढ़ते ये लगा कि ये जो मैं पढ़ रहा हूँ इसको तो मैं भी लिख सकता हूँ। मैंने कोशिश किया और लिखने लगा। इब्तिदा में तो लिखे और उठा के रख दिए, लिखे और उठा के रख दिए, क्योंकि ऐसा इसमें कोई उस्ताद वगैरह भी नहीं था। और घर के बड़ों को जब बताता था, चाहे वो मेरे पिताजी हो, दादाजी हो, तो बोलते थे अभी पढ़ो, ये काम में मत पढ़ो, अभी इसमें अभी तुम्हारा काम नहीं, पहले पढ़ाई करो। बहरहाल जब मैं 1968 में 8th क्लास में था तो मेरे एक टीचर थे जिनकी मुझे आज अभी आपके इस प्रश्न की वजह से याद आ रही है, सैयद जाकिर अली। उन्होंने कहा कि बेटा रौनक, तुम एक नाटक लिखो 15 अगस्त पे और उसको करो, तुम्हारी को जो भी मदद करना रहेगी मैं करूँगा। मैंने एक नाटक लिखा, उन्होंने उसको थोड़ा सा ठीक ठाक करके दिया। मुख्य भूमिका मैंने की, अपने साथियों के साथ उसमें 4-5 लड़कों को मैंने काम करवाया। और वो जब सुबह 15 अगस्त की मॉर्निंग में फ्लैग होस्टिंग के बाद, झंडा फहराने के बाद वो ड्रामा हुआ, इतना पसंद किया गया, इतना पसंद किया कि उसमें जो मुख्य अतिथि और अध्यक्ष थे हमारे सरपंच उस ज़माने के कोल्हापुर के और सरकारी दवाखाने के डॉक्टर गायकवाड़ जी, उन्होंने बुलाया कि वो लड़के को बुलाओ। और मुझे हमारे हेडमास्टर ने आवाज़ दिया, बेटा इधर आओ, और मेरा उनसे इंट्रोडक्शन कराया गया। और दोनों ने मुझे 2-2 रुपये पुरस्कार के रूप में दिए, जो मेरे साहित्यिक जीवन का पहला पुरस्कार था। उसके बाद फिर मैंने पीछे पलट के नहीं देखा, लिखना शुरू किया। और जब मैं 8th क्लास पास करके 9th क्लास के लिए अमरावती आया तो मल्टीपर्पज़ स्कूल, उसका लाइब्रेरी और वहाँ का वातावरण, साहित्यिक वातावरण, पुस्तकों की दुकानें, और घर में जो बंदिशें कोल्हापुर में थी वो सब दूर हो गई थी, क्योंकि वहाँ मैं अकेला रहता था, अकेला पढ़ता था। तो मैं लाइब्रेरी से भी किताबें लेता था, टीचर्स से भी अपने डिस्कस करता था और ख़रीद के भी लाता था। और फिर धीरे धीरे मैंने छपने के लिए इधर उधर भेजना शुरू किया। अक्टूबर 1972 में मेरी पहली लघु कथा बम्बई महाराष्ट्र से पब्लिश होने वाले रोज़नामा इनकलाब में इंटरव्यू के नाम से प्रकाशित हुई थी। और उसी को मैं अपना साहित्यिक जीवन मानता हूँ कि मेरा जन्म हुआ था, मैं साहित्यिक जीवन मानता हूँ 1972 को। और अभी लिखते और छपते मुझे 51 वर्ष हो चुके हैं।
मेरी 26 पुस्तकें आ गई हैं, जिसमें से 8 बाल साहित्य है बाकी, और हर विधा पे मैंने लिखा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बाल साहित्य लिख रहा हूँ या कहानी ही लिख रहा हूँ या ड्रामा ही। उर्दू भाषा में जितनी विधाएं हैं, जितनी सिनफें हैं, सब पे लिखा हूँ। बल्कि एक खुशी की बात और एक नया बड़ी चौंकाने वाली बात आपको बता रहा हूँ कि 2016 में मेरे दिमाग में आया, इसी एक मैं कॉन्फ्रेंस में गया हुआ था दिल्ली, और वहाँ पे लोगों का ज़्यादा जोर यही था कि आज सभी भाषाओं के पाठक ख़त्म होते जा रहे हैं। उसकी वजह भी उन लोगों ने सबने बताई ये है, तो मैंने भी उस पर बात किया। मेरे से भी वहाँ के टीवी और पत्रकारों ने पूछा कि जमाल साहब ये बताइए कि आज पाठकों का कम होने का क्या वजह है। तो मैंने बताया, आज की शिक्षा, स्टूडेंट के पीठ पर इतना बोझ लाद दिया गया है, और वो सुबह उठता नहीं है तो स्कूल जाना है, स्कूल से लौटता नहीं है तो ट्यूशन को जाना है, एक ट्यूशन से वापस नहीं आया कि दूसरी ट्यूशन को जाना है, शाम को बैठ के माँ बाप के साथ में होमवर्क करना है। वो कब पढ़ेगा साहित्य? और माँ बाप भी नहीं चाहते कि उनका बच्चा किसी भी पत्रिका को हाथ में लेकर अपना समय बर्बाद करे, मना कर दिया जाता है। मगर हमारे ज़माने में पढ़ाया जाता था, जैसे मैंने पहले भी बताया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना बच्चों के लिए भी ऐसा साहित्य लिखा जाए कि बड़ी बड़ी कहानियाँ ना हो, और आज जो टेक्नोलॉजी का ज़माना है वो भी उसमें हो कि बच्चे उसको दिलचस्पी से पढ़ें। तो मैंने ये सोचा कि जिस तरीके से आज साहित्य में, चाहे वो हिंदी भाषा हो, उर्दू हो या कोई भी, लघु कथा सबसे ऊपर है आज। उसकी वजह है कि शॉर्ट है, थोड़े समय में आदमी पढ़ लेता है और इंजॉय करता है उसको। तो मैंने भी बच्चों के लिए वैसी कहानियाँ लिखा छोटी छोटी, और जब उसको प्रकाशित होने के लिए भेजा तो बाल साहित्यिक जो पत्रिकाएं निकलती है उन्होंने उसको पब्लिश भी किया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस विधा को एक नया नाम भी दूं। तो जैसा ही हम बातचीत करते हैं और कोई बड़ी सीरियस बातचीत चल रही, और कोई अगर छोटी बात कर देता है तो हम बोल देते हैं, क्या बचकाना बात कर रहे हो। तो मैंने सोचा कि ये विधा का नाम बचकांचा होना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी और बच्चों की स्टाइल की कहानियाँ हैं, बच्चों की सोच की और बच्चों की लेवल की कहानियाँ हैं। तो उसको क्या है कि जो मासिक पत्रिकाएं जो भी गुलबूटे है, अदब इत्फाल है, बच्चों की दुनिया है, उमंग है, हिलाल है, इनके जो संपादक है उन्होंने भी उसको एक्सेप्ट किया कि आपने बहुत अच्छा नाम दिया, और डिमांड आ गई, लिखने लगा। तो मेरी उसमें सबसे पहले जो है 2019 में एक इसमें इंटरनेशनल सेमिनार हुआ दिल्ली में, गुलबूटे वाले फारूक सैयद साहब ने कराया। मैंने सोचा कि इसको इंटरनेशनल लेवल पे इस विधा को पहुंचाने का सबसे आसान तरीका है। मैंने कहानियों को सेलेक्ट किया, 60 बाल कथाएं उसमें से बचकांचे मैंने निकाले, और जब उसका मैं नोट लिखने के लिए बैठा तो देखा कि हर बाल कहानी के इसमें बचकांचे में 2 ही कैरेक्टर है, और बाप और बेटे। तो मैंने इस किताब का नाम रख दिया अब्बा जान, और वहाँ पे 5 दिवसीय इंटरनेशनल सेमिनार में दिल्ली यूनिवर्सिटी में इसका मैंने विमोचन कराया। 1000 पुस्तकें एक झटके में निकली है। सब लोग चाहते थे कि बचकांचा क्या चीज़ है, इसको पढ़ना चाहिए। फिर बाद में दूसरा एडिशन आया, तो दूसरा एडिशन को भी लोगों ने बहुत पसंद किया, और अभी बहुत जल्दी तीसरा एडिशन आने वाला है। तो अच्छी डिमांड है, बचकांचों को लोग पसंद कर रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं। इस तरीके से मैंने फिर जब लिखना शुरू किया तो ये 40 आदमी, जिस पर मुझे अभी ये अवार्ड मिलने जा रहा है, ये 40 लघु कथाएँ हैं, और हर इसका जो शीर्षक है, बीमार आदमी, अच्छा आदमी, शायर आदमी, गद्दार आदमी, लच्चर आदमी, होशियार आदमी, बेवकूफ़ आदमी, बेजार आदमी, तो ऐसे 40 आदमी इसमें है। तो मुझे ये जब अच्छा लगा तो मैंने इसका नाम ही 40 आदमी रख दिया, और इसके नोट में मैंने लिखा है कि 40 की बजाय मैं 50 भी लिख सकता था, 60 भी, लेकिन जब मैं नोट लिखने बैठा और इसको बनाने लगा इस पुस्तक को, तो मेरे दिमाग में अली बाबा 40 चोर आए। तो मैं लघु कथा का अली बाबा बन के मैंने 40 चोरों को, 40 आदमियों को इस पुस्तक में लाया है। उसी तरीके से ये मेरी एक लघु कथा का ही संग्रह है, लक्ष्मण की आँखें। इसमें 101 कहानियाँ हैं। ये एक है पिंजरे का आदमी, इसमें भी 111 लघु कथाएँ हैं। ये है और अबाबिलें शर्मा गई। कुरान शरीफ में एक आयत है, अलम तरा कई फ़फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फ़ील, उसमें अबाबिलों का जिक्र है। तो इसमें भी जो एक कहानी है और अबाबिलें शर्मा गई, वो कहानी से बहुत मुतासिर हूँ मैं कुरान शरीफ की, इसलिए मैंने इस पुस्तक का नाम भी और अबाबिलें शर्मा गई लिखा। ये एक और लघु कथा का ही संग्रह है, अधूरा आदमी। और उसके बाद में फिर जो बड़ी और लंबी कहानियाँ हैं, ये फूल खिलने दो। उसी तरीके से ड्रामे, ये गूंज,
और आपके ये भी लघु कथा संग्रह है, ये देवनागरी में भी है, उर्दू में भी है, जहरीले आदमी। और कोरोना में भी मैंने हर प्रकार की विधा पे जितनी विधाएं हैं उर्दू में, ड्रामा, कहानी, लघु कथा, बाल साहित्य, सब में लिखा और इसका मैंने नाम रखा पुस्तक का कोरोना के रंग, और इसको प्रकाशित कर दिया। और ये मेरा जीवन का सबसे पहला संग्रह है लघु कथाओं का, कत्ल का मौसम। इसका 1982 में विमोचन हुआ था अमरावती में। वहाँ के जो हमारे शिक्षा मंत्री थे दिग्विजय सिंह जी, उन्होंने इसको किया था। वो मेरे कॉलेज में प्रोफेसर भी थे, तो उनके कर कमलों से मैंने इसका करवाया था। उसके बाद में जब समय जैसा जैसा आगे बढ़ा, तो सबसे पहले एक तिमाही पत्रिका है रंग, इन्होंने मुझ पे अंक निकाला। उसके बाद में मालेगांव से एक पत्रिका निकलती है बेबाक, उन्होंने मुझ पे अंक निकाला। और एक बहुत ही मशहूर उपमहाद्वीप का पत्रिका है ये शायर, 93 वर्ष इसको हो गए हैं निकलते हुए, और इसके जो संपादक है इफ्तिखार इमाम साहब, वो मेरी लघु कथाओं से बहुत मुतासिर थे, तो उन्होंने मुझ पे ये स्पेशल अंक निकाला। और हर साल मेरी 25 मई को बर्थडे है आती है, तो वो मई का जो अंक होता है उसको लघु कथा का वो एक अंक बना करके निकालते हैं, और बहुत पॉपुलर हो गया है ये शायर उस वजह से। और अभी हाल ही में 25 मई को मेरी 70वीं सालगिरह थी, तो मैंने 70वीं सालगिरह अपनी और लिखते पढ़ने की मेरी जो साहित्यिक सालगिरह है वो 51वीं थी, तो मैंने बहुत धूमधाम से गार्नेट इन होटल में मनाया, आप लोग भी थे। तो ये एक तिमाही पत्रिका है, पूना से निकलती है, अजबाक। इसके संपादक है नज़ीर साहब, उन्होंने स्पेशल अंक निकाला। ये भी एक मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। उसी तरीके से मैंने बताया कि मैं कुछ ना कुछ, तो ये मेरे गाजर घास पे एक रिसर्च वर्क किया है, गाजर घास ग्रीन कैंसर, और इसी पे मुझे इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अवार्ड मिला था दिल्ली से। और उसके बाद में फिर बाल साहित्य पे मेरा बहुत अलग काम है, तो मैंने बाल साहित्य के लिए भी नाटक लिखे, एक परेशान बाकी अनजान। उसी तरीके से मैं ये अब्बा जान का दूसरा एडिशन, ये पहला एडिशन, बच्चों के लिए जो मैंने कहानियाँ लिखी, सांपों की दुनिया, मेंढक की वफादारी, लाल किताब, ईद के दिन का बादशाह, ये जंगल में जो बजूके होते हैं खेतों में लगाते हैं, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ये भी मैंने इसमें 15 कहानियाँ बजूके पे लिखी है, और इसको चालाक बजूके के नाम से पब्लिश करवाया। इसको बिहार उर्दू एकेडमिक से अवार्ड मिला है। और बच्चों के लिए एक मैंने उपन्यास लिखा है, चांद किनारे। एक बच्चे को दूसरी दुनिया में भेजा, और उसको उठा के उड़न तश्तरी जो आती है वो लेकर चली जाती है। एक साल वो बच्चे पे वहाँ रिसर्च करते हैं, और एक साल बाद ला के छोड़ते हैं। बच्चा भारत लौट के कहानी सुना रहा है कि उसने दूसरी दुनिया में क्या देखा। इसी तरीके से ये भी कहानियों का ही संग्रह है। इसमें छोटा पुलिस वाला चूँकि एक बहुत अच्छी कहानी है, तो मैंने इस पुस्तक का नाम भी छोटा पुलिस वाला रख करके पब्लिश करवाई है। और सैकड़ों कहानियाँ और अफसाने और लघु कथाएँ, और ये जैसा कि अभी लास्ट ईयर दिसंबर में शोलापुर की गालिब एकेडमी ने नाटक लेखन कंपटीशन करवाया था राष्ट्रीय स्तर का, उसमें मैंने भी अपनी एक नाटक भेजा था, करुणा अदालत में, और इत्तेफाक से 48 लोगों ने एंट्री ली थी। मुझे पहला पुरस्कार मिला 15,000 रुपये, और वो शील्ड भी आप रखी हुई देख रहे, और शॉल सर्टिफिकेट वगैरह मिला था। तो ऐसा लिखने लिखाने का सिलसिला शुरू है। और दिमाग में जब भी लिखने बैठता हूँ तो एक ही चीज़ रहती है कि जो भी लिखना है अच्छा लिखना है। और एक जिम्मेदारी हो गई है इस स्तर पे पहुँच करके, क्योंकि गाइड से मिलना, और जो मुझे उसके लिए पुस्तकें वगैरह चाहिए था नहीं मिलती थी, तो यानी ऐसा लगता था कि मेरा टाइम ख़राब हो रहा है, तो मैंने वो छोड़ दिया और पोल्ट्री के बिज़नेस में लगा। आज अल्लाह का करम है कि मेरे पास में ब्रॉयलर फार्म भी है, लेयर फार्म भी है। लेकिन जब मैं नेशनल लेवल पे सेमिनार्स में जाता था, और जब मुझे, क्योंकि मैं सभी विधाओं पे लिखता हूँ, तो मुझे स्टेज पर बैठाया जाता था, मैं आलेख पढ़ता था, मकाला पढ़ता था। और जब अनाउंसमेंट होता था तो पता लगा कि 10 लोग स्टेज पर बैठे हैं, तो 9 लोग को बुलाया गया है, उनके नाम के आगे डॉक्टर लगा हुआ है, और मेरे नाम का अनाउंसमेंट होता था तो रौनक जमाल। तो मुझे लगने लगा था कि मैंने गलती किया, मुझे भी पीएचडी करना चाहिए था। लेकिन पीएचडी मेरी किस्मत में थी। मेरे 51 वर्ष के साहित्यिक काम को देखते हुए अमेरिका की हैती यूनिवर्सिटी ने
मुझे पीएचडी की डिग्री दी है। अमरावती यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन में मुझे ये डिग्री 2023 में मिली और आज मैं फ़ख्र से अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाता हूँ। लोग मुझे डॉक्टर कह के कॉल करते हैं तो अच्छा लगता है। एक मेरी जो दिली आरज़ू थी वो पूरी हो गई, तो ये सबसे बड़ा सम्मान है। उसके बाद जो मेरे लिए एक बड़ा सम्मान है वो जो हमारा 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी और 37 अवार्ड दिए जाते हैं और उसमें एक उर्दू भाषा की सेवा के लिए भी अवार्ड है, हसन अली ढाला सम्मान, उसमें 2 लाख रुपए भी मिलते हैं, वो भी मुझे मिल चुका है। मध्य प्रदेश का एक बहुत बड़ा अवार्ड है शादा इंदौरी अवार्ड, वो राष्ट्रीय लेवल पे दिया जाता है, उसमें भी पुरस्कार राशि भी है, शील्ड भी है, वो भी मुझे मिल चुका है। और मेरी 7 पुस्तकों को बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका और से अवार्ड मिल चुके हैं। ये सभी अवार्ड बहुत इम्पोर्टेंट है और मेरे लिए बताते हुए भी मुझे बहुत हर्ष हो रहा है और मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ, क्योंकि मैं भारत में मैं इकलौता ऐसा साहित्यकार हूँ जिसको के 7 एकेडमिक से अलग अलग 7 अवार्ड मिल चुके हैं। ये भी एक बहुत अच्छा क्षण है। उसके अलावा भारत के अंदर हिंदी उर्दू की बहुत सी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, वो भी मुझे बुलाती हैं, सम्मानित करती हैं, जैसा कि यही अभी 10 दिसंबर को जो सम्मान मुझे बहुमत सम्मान मिलने जा रहा है। तो बुला के लोग, क्योंकि मेरी नहीं, मेरे साहित्य की, मैंने जो अपना साहित्य को 51 साल दिए हैं उसको सम्मानित करते हैं वो। और उस तरीके जब मैं सम्मानित होता हूँ तो साहित्य भी सम्मानित होता है और मेरी भाषा भी सम्मानित होती है, मातृभाषा भी सम्मानित होती है। और आजकल तो मैं हिंदी में भी लिख रहा हूँ तो हिंदी भाषा भी सम्मानित होती है। इससे बढ़कर एक साहित्यकार को और क्या चाहिए। मेरे लिए ये बातें, यानी मैं अपने आप को ऐसा समझता हूँ कि मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं उस खुशी को, उन पलों को और उन बातों को जो मेरे मन में है बयान कर सकूँ। डॉक्टर साहब, आपने तो इतने सारे सम्मान हासिल किए हैं, इतने लंबा सफ़र आपने उर्दू और हिंदी साहित्य को दिया है, लेकिन जहाँ तक अभी का जो समय आ रहा है, क्या आपको लगता है कि उर्दू और हिंदी साहित्य कहीं दब के ना रह जाए मोबाइल और ये फिल्मी दुनिया के चक्कर में? बिल्कुल, ये जो अभी मोबाइल, आईपैड, लैपटॉप आ गए हैं तो बच्चे लोग क्या है कि उधर ज़्यादा ध्यान देने लगे। हम जैसा बचपन में पत्रिका निकलती भी थी, आज जब हम छोटे थे या अभी 20 साल पहले जब तक कि ये मोबाइल वगैरह नहीं आया था, इतनी हिंदी और उर्दू में बाल पत्रिकाएं भी निकलती थी। जी, मैं आपको रोकना चाहूँगी, मैंने भी खुद, जब हमारे पास गर्मियाँ छुट्टी होती थी तो कॉमिक्स पढ़ते थे हम, उसकी जो कहानियाँ थी ना, हाँ। हम लोग इंतजार करते थे कि कब छुट्टी लगे तो हम कब कॉमिक्स लेके आए। लेकिन अभी ऐसा हो गया है कि लोग पढ़ना ही भूल गए हैं। हमारा तो ये हाल था कि हम घर में जब पढ़ते थे तो पढ़ाई के टाइम में पढ़ाई करने का बोलते थे, लेकिन पता लगा कि खिलौना पत्रिका आ गई है तो उसमें इतनी अच्छी कहानियाँ होती थी, तो हम मम्मी डैडी को छुपा के अपने पुस्तक में रख के पढ़ते थे उसको रात को। तो क्या लगता था कि ये स्कूल की पढ़ाई कर रहे हैं, एक्चुअली हम वो खिलौना पढ़ते थे, हम गुब्बारा पढ़ते थे, हम कलियाँ पढ़ते थे, हम हिलाल पढ़ते थे। तो शौक़ था और उसी शौक़ ने आज इतना बड़ा मुकाम अता कर दिया है कि और आज जो है ना, ये बिल्कुल आपने सही बताया कि मोबाइल, आईपैड और लैपटॉप के बीच में साहित्य दब गया है। मगर खुशी की बात ये है, ये लोग ये बोलते हैं कि अब उर्दू भाषा भी ख़त्म, हिंदी भी ख़त्म, साहित्य भी ख़त्म। बिल्कुल नहीं। क्या है कि चाहे वो यूट्यूब हो या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बहुत बड़ा चैनल है रेख्ता, उन्होंने पुराने भी साहित्यकारों की और नई भी साहित्यकारों की पुस्तकों को रेख्ता में डाल दिया है। इसी तरीके से हिंदी के भी पुराने और नए साहित्यकारों को यूट्यूब में और इधर उधर इतना लोड कर दिया गया है कि जो बच्चों को साहित्य से थोड़ी भी दिलचस्पी है या जिस लेखक को वो पढ़ना चाहते हैं, खोलते हैं तो उनको अपने मनपसंद का मवाद पढ़ने के लिए मिल जाता है। मेरी खुद ये 26 किताबों से 17 किताबें मेरी रेख्ता में हैं। और ख़ास तौर से जो लोग, जैसा मैं तो अभी पीएचडी मेरी मिली है पिछले साल, लेकिन मुझ पर 6 लोग पीएचडी की डिग्री ले चुके हैं। उसमें कश्मीर के भी है, कलकत्ता का भी एक लड़का है, अमरावती का एक लड़का है, नागपुर की है, एक हैदराबाद की लड़की है। तो उनको यानी कहाँ से मिला, ये रेख्ता से उन्होंने पुस्तकें उठाई है, खोली है और तब पढ़ी है कुछ चीज़ें। फिर वहीं से मेरा एड्रेस मिला, उन्हीं पुस्तकों से मेरा मोबाइल नंबर मिला और उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया और लिखा है जो भी मेरे बारे में लिखा है। तो मैं समझता हूँ कि किताब काफ़ी जो थी, पुस्तक जो थी, वो पुराने किस्म का घाघरा चोली थी।
और अब ये जो लैपटॉप और मोबाइल और आईपैड वगैरह ये जो आ गया, ये मॉडर्न ड्रेस है। तो साहित्य तो पुराना ही है, मगर वो मॉडर्न तरीके से लोग पढ़ रहे हैं उसको। वो पुस्तक या मासिक पत्रिका घर में आती थी तो दिखती थी। अभी आज का जो पाठक है, चाहे वो बाल पाठक हो या बड़ा पाठक हो, वो पढ़ रहा है लेकिन आपको दिखता नहीं है, क्योंकि उसको मोबाइल खोल के पढ़ रहा है तो आपको लगता है कि रील देख रहा है, या लैपटॉप खोल के पढ़ रहा है तो आपको लगता है कोई काम कर रहा है। मगर जिनको साहित्य से थोड़ी भी दिलचस्पी है तो वो उसको पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। बल्कि अमेरिका में जो बैठा है, इंग्लैंड में जो बैठा है, सऊदी अरब में जो बैठा है, जो यहाँ मासिक पत्रिका या तिमाही पत्रिका शाया होती थी, वहाँ रह के नहीं पढ़ पाता था, लेकिन आज वो एक बटन मोबाइल का दबाता है तो उसको यहाँ की पत्रिका मिल जाती है। वो लैपटॉप खोलता है तो उसको दुनिया के किसी भी देश में बैठा हुआ है। तो साहित्य पहले सिर्फ भारत तक या उपमहाद्वीप तक सिकुड़ा हुआ था। ये नए जो उपकरण आ गए, इनकी वजह से साहित्य पूरे विश्व में 202 देशों में बैठ के कहीं भी पढ़ सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि साहित्य की मौत होने वाली है, बल्कि साहित्य अब काफ़ी बुलंदी पे चला गया है। एक सवाल और पूछना चाहूँगी, आपने इतनी उपलब्धियां हासिल की है, सम्मान किया है, प्राप्त भी किया है, आपने आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए आपने फार्म हाउस, मुर्गी के फार्म हाउस भी चला रहे हैं साथ में, तो आपने साहित्य को साथ में लेके चला है। लेकिन कुछ साहित्यकार जो ऐसे होते हैं जो आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, साहित्यकारों को उतना सम्मान तो मिलता है लेकिन आर्थिक स्थिति उनकी सुधर नहीं पाती, ऐसे साहित्यकार नीचे दब के रह जाते हैं, उनके लिए आगे आप क्या कुछ करना चाहेंगे? ये बड़ी एक विडंबना है कि 99% जो अच्छे कवि और साहित्यकार हैं वो बेचारे मुआशी तौर पे, इकोनॉमिकल तौर पे ना बहुत दबे हुए हैं बेचारे। ये मेरा क्या है कि मेरा ख़ानदानी बैकग्राउंड जो है, मैंने आपको बताया बातचीत में अभी कि मैं नवाब फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे पास सरमाया था तो मैंने वहाँ से यहाँ आके इतना बड़ा कारोबार कर लिया अमरावती से, क्योंकि उस वक्त जब मैंने पोल्ट्री में आने का मन बनाया तो महाराष्ट्र में पोल्ट्री डेवलप नहीं हुई थी और यहाँ छत्तीसगढ़ में डेवलप हो रही थी। यहाँ सब्सिडी थी, यहाँ साधन थे, इसलिए मैं अपना शहर, अपना प्रदेश छोड़ के यहाँ आके मैंने ये काम किया। मगर क्या है कि जैसा मैंने कहा कि बड़ी विडंबना है कि बड़े जो साहित्यकार और कवि हैं उनके जो इकोनॉमिकल पोजीशन होती है वो कमज़ोर होती है। अब एक आदमी के करने से तो कुछ होगा नहीं। अब सरकारें कर रही है, जैसा ये हमारी प्रदेश की सरकार हर साल एक साहित्यकार को 2 लाख रुपए का इनाम देती है। तो अपने जीवन को सुधारने के लिए, अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए 2 लाख रुपए की राशि एक बहुत बड़ी होती है। अगर इसको ये सोच लिया जाए कि अगर वो कोई 10 लाख रुपए का कोई काम करना चाहता है तो 2 लाख रुपए बैंक में डाले तो 20% बैंक को जो सब देना पड़ता है राशि, 80% बैंक दे देती है, तो अच्छा काम कर सकते हैं। मगर साहित्यकार की जो इतना अच्छा वो लिखता है ना, इतना अच्छा खुद के जीवन पे, खुद के परिवार के बारे में वो ध्यान नहीं दे पाते हैं। और जो अच्छे है कुछ ऐसे साहित्यकार के जो अपने परिवार के बारे में भी सोचते हैं। तो आज यानी हमारे प्रदेश को बने हुए 24 साल हो गए, तो 22 लोगों को 2-2 लाख रुपए मिल चुके हैं और उन्होंने अगर वाकई में ढंग से काम किए होंगे तो आज वो भी सुखी होंगे, उनका परिवार भी सुखी होगा। और ऐसी बहुत सारी भारत में प्रदेशों में उर्दू एकेडमियाँ हैं जो ऐसे पुरस्कार दे रही है, कर रही है, और कवियों और शायरों की मदद भी करती है। बहुत ही ये अच्छा कवि है और उसके पास में पैसा नहीं है कि वो अपना संग्रह लाए, तो संग्रह भी प्रकाशित करके दे रहे हैं 40-50 हज़ार रुपये खर्चा करके। और एक उर्दू में तो है कम से कम, कौमी उर्दू काउंसिल बम्बई में एक बहुत बड़ा अदारा है, वो उर्दू के साहित्यकारों और कवियों की काफ़ी हेल्प करते हैं किताबों के सिलसिले में, सेमिनारों के सिलसिले में, और कुछ अगर करना चाहे तो उसमें भी उनकी मदद वो करते हैं। और रास्ता मालूम होना चाहिए। मुख्यमंत्री के पास में भी एक बहुत बड़ा फंड होता है, बैंकों के पास एक बहुत बड़ा फंड होता है। साहित्यकार जाके अपना बताए कि मेरा ऐसा काम है और मुझे मिलना चाहिए। अभी एक 2 साल पहले की बात है, एक सरदार खान करके हैदराबाद के साहित्यकार है, उन्होंने एक बच्चों के लिए उपन्यास लिखा, अल्लाह मियाँ का कारखाना। वो हिंदी में भी आया और इतना पॉपुलर हुआ कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने उनको उर्दू में लिखा तो 15 लाख रुपए दिए, और जिसने उसका हिंदी में अनुवाद किया उसको 10 लाख रुपए दिए। 2 साहित्यकारों के जीवन सफल हो गया कि नहीं? है इसमें, जैसा अक्सर लोग बोलते हैं कि साहित्यकार कागज़ काले करते रहते हैं, कोई काम की बात नहीं है, गलत बात है। साहित्यकार जो समाज में देखता है वो लिखता है,
जैसा मेरी जो आप पढ़ोगे पूरी पुस्तकें, तो रोमांटिक मैंने नहीं लिखा कभी। कई मरतबा मुझसे इंटरव्यू में पूछा भी गया कि जमाल साहब आप अक्सर कहानियाँ वगैरह में भी जो है तो समाज को ही टारगेट करते हो, रोमांस क्यों नहीं? रोमांस पे तो बहुत 100 में से 99 लोग लिख रहे हैं, मगर मैं समाज की दुखती रग पे उंगली रखने की कोशिश करता हूँ कि अगर मेरी पुस्तक 500 कॉपी है और उसको 2500 लोग पढ़ रहे हैं और एक भी आदमी उससे मुतासिर हो गया, मेरा लिखना सफल हो गया। जी, आपने तो इतनी सारी लिखी हैं कविताएं, इतनी सारी रचनाएं लिखी हैं उर्दू में, हिंदी में। एक माँ के लिए तो खैर उसके बच्चे सभी, जितने बच्चे होते हैं सभी प्यारे होते हैं, लेकिन एक जो खास होता है जिसे देख के लगता है कि हाँ ये मैंने लिखा है तो मुझे, मेरा ही लिखा हुआ है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने इतना अच्छा लिखा है, और वो जो काफ़ी दिलचस्प रहा हो, काफ़ी ज़्यादा चला हो, ऐसे कौन सी रचना है आपकी? खैर बिल्कुल सही कहा आपने कि मेरी तो सभी रचनाएं भी जो है और जो मेरे संग्रह भी है सब एक से बढ़कर एक है, लेकिन मुझे इसमें सबसे ज़्यादा अगर पसंद है, क्योंकि उर्दू में 900 साल हो गए उर्दू भाषा को, यहीं हिंदुस्तान में पैदा हुई उर्दू भाषा, यहीं पली बड़ी और फली, और वही विधाएं थी, शायरी थी, नज़म थी, नात थी, अफसाना थी, कहानी थी, ड्रामा था, तंज़ो-मिज़ा था। लेकिन मैंने चूँकि ये जो एक नई विधा उर्दू साहित्य को दिया है, बचकांचा, ये बड़ी फ़ख्र की बात है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। जहाँ तक गर्व करने की बात है कि जैसा मैंने अभी आपको बताया कि मैंने बजुकों पे कहानियाँ लिखी और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया कि 15 कहानियाँ हैं उसमें और सबकी सब बजुकों के ऊपर है। किधर गई? ये देखिए, ये चालाक बजुके, यानी इसमें ऐसा, इनके शीर्षक भी मैं आपको बताता चलूँ, बहुत आपको हैरत होंगी। सरहद पर खड़ा बजूका, जेंटलमैन बजूका, ईमानदार बजूका। बजूका मतलब ये जो खेत में एक ऐसा डंडा, एक खड़ा डंडा, एक आड़ा डंडा, और उसको मटका पहना देते हैं और एक आधा फटा पुराना शर्ट पहना के आँख नाक बना देते, तो पक्षी देख के डर के उड़ जाते हैं, उसको बिजोका बोलते हैं। ये देखिए, जी जी जी, ये फोटो उसकी बिजोका की है। तो ऐसे इसमें यानी 15 तो ये एक ही इसको लेकर के, मगर हर कहानी अलग अलग है, तो ये भी बहुत ज़बरदस्त काम है। उसके बाद में 40 आदमी जो आपको बताया मैंने, हर इसमें इसका जो शीर्षक है, आदमी सब में शामिल है। बेकार आदमी, बेकसूर आदमी, आवारा आदमी, मनुष्य आदमी, बेफिक्र आदमी, इज्जतदार आदमी, असली आदमी, नकली आदमी, ऐसे 40 आदमी हैं। तो ये सारे काम जो है ना, अपने मुंह से बोलकर नहीं, इसको जब दूसरे लोग पढ़ रहे, पाठक पढ़ रहे या कोई लिखने वाला इस पर लिख रहा, तब मज़ा आता है कि अमन ने कुछ काम किया और बहुत लिखा जा रहा है। बहुत डिमांड है कि ये वही 40, हर आदमी को ये उत्सुकता है कि ये 40 आदमी है क्या। ये बजू, जैसा आपने भी पूछा, ये बिजू का है क्या, है ना। और ये अब्बा जान जो है, जो बचकांचा, लोग क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, और इसमें यानी रिसर्च स्कॉलर जो भी आते हैं, 3 एडिशन इसके यानी आ गए, 2 तो मेरे हाथ में है, ये पहला एडिशन, ये दूसरा एडिशन और तीसरा आ रहा है। उसका मैंने भी फिर से कलर बदल दिया है कि लोगों के लगे एडिशन कलर देख के पहचान ले। तो काम तो बोलता है, बस उसको करना चाहिए। और मैं जो भी लिखता हूँ तो मैं इसको इबादत समझता हूँ। जैसा नमाज है ना, कैसा उसको यानी बिल्कुल साफ़ सुथरा, नीट क्लीन हो गए, तो ऐसा मैं भी चाहता हूँ, इसको इबादत समझ के लिखता हूँ। तो अच्छा लिखने की कोशिश करता हूँ जिसको पढ़कर समाज का फ़ायदा हो। अलूल जलूल लिख के तो कोई मतलब नहीं है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अंत में हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों के लिए आप उर्दू में एक शायरी या एक कविता सुना दे, ताकि हमारे दर्शक भी खुश हो जाएं। हाँ ज़रूर। अर्ज़ किया है कि अर्ज़ है कलाम से पहले, मुस्कुरा दो सलाम से पहले, बस इतनी सी दुआ दे दीजिए, थक ना जाऊं मुकाम से पहले, थक ना जाऊं मुकाम से पहले। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ उर्दू और हिंदी साहित्य के विश्वविख्यात साहित्यकार। इनसे बातचीत करके और इन्हें सुन के बहुत अच्छा लगा, और इन्होंने हिंदी और उर्दू साहित्य के क्षेत्र में बहुत कार्य किया, और उन्होंने बताया कि साहित्यकार को शासन की तरफ से बहुत सारी सुविधाएं दे रही है। अभी उर्दू और हिंदी साहित्य अभी भी जिंदा है, साहित्यकार अभी भी बहुत सारे ऐसे हैं जो इन्हें आगे लेके जा रहे हैं, और इन्हें आगामी 10 दिसंबर को जो सम्मान मिलने जा रहा है उसके लिए हम इन्हें बहुत बहुत बधाई देते हैं। और हम आशा करते हैं कि ये आगे भी उर्दू और हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अनेक रचनाएं लाएं,
चाहे वो बच्चों के लिए हो चाहे बड़ों के लिए हो। हम इन्हें बहुत बहुत इनका धन्यवाद देते हैं और आभार व्यक्त करते हैं। स्वदेश 24/7 के लिए दुर्ग से मैं दीपमाला सिन्हा।